खेलेंगे और बहू पूरे मन भर के। सुधा खुद से ही शर्माते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा जब बुढ़िया की नजरें हैं बहुत ही तेज, कौन सी चीज कहाँ धरी है सब पता रहता है जाए को। सुधा ने एक नजर दादी के ऊपर डालते हुए कहा, जो उस समय आंखें बंद करके स्माइलिंग पोज में बैठी हुई थी। सुधा दबे पांव वहां से उस तरफ चली गई जहाँ योगेश, रजनी और पूनम जी बैठे थे। सत्येंद्र जी, अखिलेश जी और किशोर जी के साथ अलग बैठे हुए कविता, रागिनी और उपासना जी बच्चों की हल्दी वाली होली देख रहे थे। हाँ, ये बात अलग थी कि वो सब भी हल्दी की होली में लिपे पुते बैठे थे। उधर दादी बंद आंखों से भी मुस्कुरा रही थी और मनी मन कह रही थी कि बेंदणी ये होली था अपना जीवन में कभी भी कोई भूल सकेगी। यो थारी सजा से जे था ने हमारी छोरी नु रुलान खातिर मह दे रही से। लड़के लड़कियां आपस में हल्दी की होली खेलने में उलझे हुए थे, पर इन सब में अमित ने इशारे से सोनम को उस भीड़ से अलग दूसरी तरफ आने को कहा और खुद उस भीड़ में से गायब हो गया। सोनम भी अंजलि से पानी पीकर आने का बोलकर वहां से चली आई थी। उधर अस्थाना हाउस के गेट पर वो आ गया था जिसका इंतजार सुधा सवेरे से कर रही थी। ओह, तो ये है वो घर जहाँ का बैंड बजाने के लिए मुझे मौसी ने बुलाया खास तौर पर। घर तो बहुत अच्छा है, अब देखते हैं कि घर वाले कैसे हैं, मेरे लेवल के हैं भी या फिर है वही। पर फिलहाल तो सुधा कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो जिसके लिए इतना खुश हो रही है वही उसकी जी का जंजाल बनेगा। सुधा ने जल्दी से हल्दी की होली खेलने के जोश में हाथ में भर भर कर हल्दी की छापे अपने खास लोगों पर मारी थी, जिनमें योगेश, रजनी और पूनम जी शामिल थे। पूनम तो गुस्से में झल्ला गई, ये क्या कर दिया सुधा तुमने, मेरी इतनी महंगी साड़ी तुमने खराब कर दी, जब बच्चन वाले शौक तुम्हें मुबारक हो। पूनम ने गुस्से में कहा और वहां से तेजी से आउट हाउस की तरफ चली गई अपने कपड़े बदलने के लिए। पर सुधा इतने पर ही नहीं रुकी, उसने योगेश के भी चेहरे पर खूब मल मल कर हल्दी लगाई और योगेश के हाथों से अपने चेहरे पर भी खूब हल्दी लगवाई। रजनी ने अपनी माँ को ये कहकर मना कर दिया कि उसे ये सब पसंद नहीं है, तो प्लीज ये स्टूपिड सा गेम आप दोनों आपस में खेलो, मुझे बख्श दो। जहाँ मामले में जमोड़ी एकदम अपनी बुआ पे गई, एकदम खड़ूस सी, सुधा ने मुंह बनाते हुए कहा। हाथ मुंह धोते हुए पूनम को कुछ अजीब सा फील हुआ और जैसे ही उन्होंने खुद को आईने में देखा, उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगी कि इस हल्दी में कुछ गड़बड़ है। पर उनके तो कपड़ों पर ज्यादा और हाथ पैरों में कम लग पाई थी हल्दी, सो वो बच गई थी। पर उन्हें अब सुधा और योगेश की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो दोनों तो सर से लेकर पैर तक उस हल्दी में डूबे थे। उनका क्या हाल हुआ होगा। सौरभ खुद ही भागते हुए रुक गया और अंजलि के सामने अपने दोनों हाथों को कर दिया जिसमें हल्दी लगी हुई थी। अंजलि उसकी ओर उलझन भरी नजरों से देख रही थी, तो सौरभ ने अपने दोनों हाथों को उसके गालों पर लगाते हुए कहा कि मेरी फूलन देवी, कभी तो अक्ल का इस्तेमाल किया करो। सौरभ की बातों का मतलब समझते ही अंजलि झेप कर नजरें चुराकर खड़ी हो गई। सौरभ ने अंजलि के गालों से खुद को हल्दी लगाकर कहा कि लो जी, हो गई तुम्हारी और मेरी हैप्पी हल्दी वाली होली। अंजलि की आंखों की कोरों में नमी आकर फंस गई। सौरभ ने इनकार में सर हिलाते हुए उसकी आंखों को चूमते हुए कहा कि हर बात पर ये करना क्या शगुन होता है। अंजलि रोते हुए भी मुस्कुरा दी और सौरभ के कंधे पर हल्के से मारते हुए उसकी सीने पर सर टिकाकर खड़ी हो गई। अंजू, आई प्रॉमिस यू दैट बहुत जल्दी ये दिन हमारी जिंदगी में भी आएगा। सौरभ उसके हल्दी से सने हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला। मुझे भी उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है सौरभ। अंजलि उसके सीने पर सिर टिकाए हुए बोली। इन सब में सौरभ का व्हाइट कुर्ता येलो हो गया था और कुछ हल्दी अंजलि के बालों में भी लग गई थी, पर आज दोनों को इन सब की कोई फिक्र नहीं थी। आज वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए अपनी हल्दी की रस्म को पूरा कर रहे थे। उधर पुलकित भी पीयू से बच रहा था कि कहीं वो उसे हल्दी से पोत कर भूत ना बना दे, क्योंकि पुलकित ने तो शराफत से प्रिया के सिर्फ दोनों गालों पर अपनी एक एक उंगली छुआई थी। पर प्रिया को तो आप सब जानते हैं ना। कैप्टन साहब, मुझसे शराफत की उम्मीद मत करना तुम। पीयू ने पुलकित को रोक ही लिया था। पुलकित खुद में सिमटता हुआ बोला कि मुझे दिल्ली के पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जो मैं ये सपने में भी सोचूंगा कि तुम और शरीफ, मतलब क्या है तुम्हारा, मैं तुम्हें शरीफ नहीं लगती हूँ। प्रिया पुलकित को हल्दी लगाना भूलकर उससे बातों में उलझ गई थी और यही तो पुलकित चाह रहा था। बिल्कुल नहीं, जब देखो तब अपने बेचारे से होने वाले पति को हड़काती रहती हो। उसकी तरफ धीमे कदमों से आते हुए एकदम से उसकी कमर को अपनी बाहों का घेरा लगाकर उसे अपने पास खींच लिया, बिना ये सोचे कि जब पुलकित की बारी आएगी तो वो प्रिया का क्या हाल करेगा। पीयू उसकी बातों को सुन रही थी। पुलकित उसकी तरफ गहरी नजरों से देख रहा था। पुलकित छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं ना। प्रिया ने घबराकर इधर उधर देखते हुए कहा। अच्छा, सच में? पुलकित ने शरारत से मुस्कुराकर इधर उधर देखते हुए कहा। कपल्स हल्दी। पुलकित शरारत से पीयू को अपनी बाहों में समेटे हुए मुस्कुरा रहा था। छोड़ो मुझे, ऐसे तो बड़े शरीफ बनते हो और अभी सबके सामने मुझे इस तरह से पकड़े हुए हो। अब तुम्हारी शराफत कहाँ चली गई? हाँ। पीयू खुद को पुलकित की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर लगता था कि पुलकित ने जैसे उसे सुना ही नहीं था। वो अब धीरे धीरे पीयू की तरफ झुक रहा था और पीयू खुद को छुड़ाते हुए नहीं नहीं करती जा रही थी। तब तक पुलकित ने अपनी दोनों गालों को प्रिया के गालों से छुआ दिया था और उसके कानों में धीरे से बोला, हैप्पी होली मिसेस सचान। शुक्र मनाइए कि आपको बस इतने में छोड़ रहा हूँ, मेरी शराफत का ही तकाजा आएगी, वरना हाथ आए इतने आसान से शिकार को पुलकित कभी यूं ही नहीं छोड़ता है। प्रिया के माथे को चूमते हुए पुलकित शरारत से मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। प्रिया अपने धड़कते हुए दिल को थामे न जाने कब तक वहां ऐसे ही खड़ी रही। ओए रुक जा मेरी सोनी कुड़ी, कित्थे जाएगी आज मेरे तो बचकर। रश्मि के पीछे हल्दी से भरे हाथ लेकर रवि बोराया सा भाग रहा था और रश्मि खुद को उसकी पकड़ से बचाते हुए बस यही सोच रही थी कि किस घड़ी में उसने लड़कों का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। वो भागते भागते थक गई थी और अब वो छिपने के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी कि उसे एक कोना दिखता है जहाँ 2-3 पेड़ों का झुरमुट था और वहाँ पर टेम्परेरी तौर पर छिपा जा सकता था। वो झट से वहीं जाकर खड़ी हो गई और झांक कर देखने लगी कि रवि कहाँ है। ये किधर गायब हो गई। रवि पूरे गार्डन में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक तरफ पेड़ों के झुरमुट पर चली गई और उसे रश्मि तो नहीं पर उन पेड़ों के बीच फंसा हुआ उसका पीला दुपट्टा जरूर दिख गया और वो दबे कदमों से उस ओर चला गया। रश्मि का ध्यान अब भी सामने की ओर था और इतने में पीछे से आकर रवि ने उसके चेहरे पर और हाथों पर हल्दी लगाते हुए उसके कान में जोर से बोल दिया, बूम। रश्मि चौंक गई पूरी तरह। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। ओए आँख खोल अपनी, कैसी सरदारनी है तू, इतनी सी बात पर डर गई। रवि ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। स्टूपिड,
अभी मैं बंगाली हूँ, सरदारनी नहीं बनी हूँ, और अभी मैं मर जाती डर के मारे, यू फूल। रश्मि ने उसके व्हाइट कुर्ते पर अपने हाथ मारकर उसे येलो कर दिया था, पर रवि को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। उसे तो अपनी बंगालन कुड़ी को छेड़ने में मजा आ रहा था। अरे ऐसे कैसे मर जाने देता, तुम में तो मेरी जान बसी हुई है, रवि ने उसे अपनी बाहों में भरी हुई बोला। पर तुमने मुझे देखा कैसे रवि? रश्मि ने हैरान होकर पूछा। है बस इतना जान लीजिए मिस कोलकाता कि तुम मुझसे और मेरी नजरों से कभी भी और कहीं भी छुप नहीं पाओगी। हर जगह से तुम्हें ढूंढ लाऊंगा मैं। रवि ने उसकी नाक पर हल्दी से डूबी उंगली लगाते हुए कहा। मुझे तुमसे छिपने की जरूरत ही क्या है रवि? मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने ही रहूं। रश्मि ने रवि के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा। रवि ने उसकी दोनों हथेलियों को अपने होठों से लगाकर कहा कि भरोसा रखो रश्मि मुझ पर, हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर सजा कर रखूंगा मैं। रश्मि एक दूसरे के प्यार में दुनिया जहां से बेखबर कुछ देर यूं ही खोए रहे, पर दूसरी तरफ से आ रही हुड़दंग की आवाजें सुनकर वो दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे से अलग हो गए और एक दूसरे के हाथों को थामे हुए वहां से चले आए। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? सब तो वहाँ है। सोनम ने अपने सामने खड़े अमित की तरफ देखा और उसे अपनी मासूमियत से एक बार फिर से कायल बना लिया। अमित उसकी तरफ धीरे धीरे आता हुआ बोला, वो इसलिए कि मैं आपको ये हमारे प्यार का पहला शगुन देना चाहता था। सोनम ने अमित की हथेली पर ध्यान दिया तो उसके हाथ में एक छोटे से बोल में हल्दी रखी दिखाई दी। पर ये तो आप हमें, सोनम पीछे की तरफ बढ़ते हुए बोल ही रही थी कि अमित ने उसकी कमर में अपना एक हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो खामोश हो गई पलकों को झुकाए। ध्यान से देखिए प्रिंसेस, ये हल्दी मयंक और अवनी को लगाई गई हल्दी में से लाया हूँ मैं, खास आपके लिए, हमारे लिए। अमित ने सोनम की नजरों के सामने वो छोटा सा बोल करते हुए कहा। हाँ, पर ये आपको कहाँ से मिली? हमारा मतलब है वहाँ तो सब लोग थे ना, फिर आप वहाँ से कैसे लेकर आए? किसी ने कुछ कहा नहीं आपसे? सोनम ने हैरानी जताते हुए कहा। एनीथिंग फॉर यू माय प्रिंसेस, और किसमें दम है जो मुझे रोकेगा? अमित ने उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा। सोनम ने शर्माकर अपनी निगाहें नीची कर ली। अमित सोनम की हालत समझ रहा था, तो उसने खामोशी से उसकी एक उंगली को हल्दी की कटोरी में डुबोकर अपने एक तरफ के गाल पर फिरा दी। सोनम ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, अमित ने बहुत प्यार से कहा कि हमारी हल्दी की रस्म पूरी होने की बधाई हो धर्मपत्नी जी। इस तरह से सोनम ने बिना कुछ कहे बस अपनी आंखों को हैरानी से फैला दिया था। जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच किसी भी रस्म को पूरा करने के लिए किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत है। अमित ने उसी उंगली को अपने दूसरे गाल पर लगाते हुए कहा। सोनम मुस्कुरा उठी थी। अब से याद कर लीजिएगा कि आज की हल्दी की इस रस्म के बाद कल हमारी मेहंदी की रस्म है और इसे मैं आपके साथ ही पूरा करूंगा। अमित ने सोनम को अपने साथ वहीं एक जगह बैठाते हुए कहा। अब पर मेहंदी में तो बहुत सारे लोग होंगे, फिर हम आपके साथ कैसे? सोनम ने अमित की तरफ सवालिया नजरों से देखा। सब लोग जैसे आज थे वैसे कल भी होंगे, but I really don't care about that। अमित ने लापरवाही से कहा और सोनम के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा कि आप तो बस अपनी हर रस्म को मेरे साथ पूरा करने के लिए तैयार रहिए। सोनम को खामोश देखकर अमित ने शरारत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे आज की इस रस्म का नेक कहाँ है मेरा? आपकी सोनम की बड़ी बड़ी आंखों से उसने अमित की तरफ देखा तो झट से अमित ने उन आंखों को किस करते हुए कहा कि अपने नेक की शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ। छोड़िए हमें और जाने दीजिए, अभी कोई आ जाएगा यहाँ तो फिर हमें सब चिढ़ाएंगे आपका नाम लेकर। सोनम ने अमित से खुद को छोड़ने की गुजारिश करते हुए कहा। आपको अच्छा नहीं लगता जब कोई आपको मेरे नाम के साथ जोड़ता है? अमित ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। आपके साथ तो हम हर हाल में जुड़े रहना चाहते हैं, पर सब हमें फिर बहुत सताते हैं, हम उन सबको क्या जवाब दें, हमें समझ में नहीं आता। इस बार अगर कोई आपको मेरा नाम लेकर परेशान करे ना तो फिर मुझे बताइएगा, मैं अच्छी तरह से खबर लूंगा उसकी, क्योंकि आपको सताने का, आपको परेशान करने का, आपको यूं बिना जवाब दिए खुद में यूं सिमटे बैठे हुए देखने का हक तो सिर्फ मेरा है, सिर्फ इस डेविल का है। मैं यह हक किसी के साथ भी बांट नहीं सकता हूँ, किसी के साथ भी नहीं। अमित सोनम के चेहरे को अपने करीब लाकर धीमी आवाज में ये सब कहे जा रहा था और सोनम उसकी सांसों की खुशबू को, उसकी गर्माहट को अपने चेहरे के साथ साथ अपनी धड़कनों में उतरते हुए भी महसूस कर रही थी। सोनम झुकी हुई नजरों के साथ अमित के हाथों को अपने हाथों में थामी हुई थी और अमित उन झुकी हुई पलकों में खुद के वजूद को तलाश रहा था। अमित धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब होता जा रहा था कि सोनम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि आज सिर्फ हमारी हल्दी हुई है साहिब, आप चाहें तो आज ही हमारी शादी भी हो सकती है, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरा प्यार किसी भी रस्म अदायगी का मोहताज नहीं है। अमित ने उसके चेहरे को अपने बेहद करीब लाकर कहा। आंखों में दे बस जाने, दिल में दे छुप जाने, तुझ बिन अब जाऊं मैं कहाँ। इतनी बेकरारी अच्छी नहीं है साहिब। सोनम उसकी तरफ से रुख बदल कर बैठ गई थी। अभी आपको मेरी बेकरारी का अंदाजा ही कहाँ है प्रिंसेस? जिस रोज आपको उसका जरा सा भी अंदाजा होगा ना, आप खुद हैरत में पड़ जाएंगी ये सोचकर कि अभी तक ये डेविल अपनी एंजल के प्यार के बिना जिंदा कैसे बना हुआ है। अमित ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, प्लीज आपसे कितनी बार कहा है कि हमसे इस तरह की बातें मत किया कीजिए। एक पल में हमें इतनी सारी खुशियां देखकर फिर रुलाने में आपको मजा आता है क्या? सोनम की आंखों के कोर गीले हो गए थे। अब आई एम सॉरी, रियली सॉरी जान, मैं आपको हर्ट करने का या फिर रुलाने का तो सपने में भी नहीं सोच सकता। अमित ने सोनम को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया था। हम और हमारा प्यार सिर्फ और सिर्फ आपकी ही अमानत है साहिब, पर हम आपको खुद में महसूस करना चाहते हैं, और वो तभी हो पाएगा जब हम आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाएंगे, आपके नाम की चूड़ियां हमारे हाथों में खनकेंगी, आपके नाम का मंगलसूत्र हमारे गले में होगा जो सबको दूर से ये बता देगा कि हम आपके हैं, सिर्फ आपके हैं। अमित ने सोनम के माथे को चूमते हुए कहा कि बहुत जल्दी ही आपका ये ख्वाब पूरा होने वाला है। एंजल का ये ख्वाब उसका ये डेविल जरूर पूरा करेगा। सोनम अमित के सीने में सर छुपाकर छुप गई। अमित उसके सर को सहलाते हुए सोच रहा था कि आखिर आपको अपना बनाने के बाद ही तो मैं चैन से वहां जा पाऊंगा। सॉरी जान, पर अभी मैं आपको कुछ भी बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मेरे जाने से पहले मैं यहाँ आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूंगा, और ये काम मुझे हर हाल में करना ही होगा। कड़वा काढ़ा। उसी समय बाहर गार्डन में
हाय ये क्या लगाया तुमने मेरे, हाय ये इतनी खुजली क्यों हो रही है मेरे। पूनम ने अपने चेहरे और हाथ पैरों को खुजलाते हुए सुधा की तरफ गुस्से से देखते हुए पूछा। अब थोड़ी सी सही पर हल्दी लगी तो थी ना उनके भी। अरे जिज्जी ये बात तुम हमसे काय के लिए पूछ रही हो, तुमसे ज्यादा हल्दी तो हमारे लगी है और हमसे ज्यादा तो हमने तुम्हारे भैया को लगाई है। पता नहीं जो हल्दी थी या फिर मसालों का पेस्ट, हाँ जो बस देखने में ही पीला लग रहा। तो सुधा खुद भी अपने पूरे शरीर को बुरी तरह से खुजलाते हुए बोली जा रही थी। अरे सुधा देवी, अरे जय तुमने मुझे हल्दी लगाई थी या फिर मिर्च मसालों का घुला हुआ पाउडर। अरे देख कैसे खुदा खुदा कर पूरा शरीर लाल हो गया हुआ है, पर जो खुजली जो खत्म ना हो रही। अब तो योगेश भी खुद को बुरी तरह से खुजलाते हुए सुधा को कोसते हुए बोलता जा रहा था। सुधा रुआसी हो गई और बुरी तरह से रोते हुए बोली कि हाँ अरे तुम सब जने हमें ही दोष दो, अरे हम तो बस तुम सबके संगे मस्ती करना चाहते थे, हमें पता ही कहा तो कि हल्दी ना कुछ और है। सुधा अब भी खुद को बुरी तरह से खुजा रही थी। अरे क्या होया बींदड़ी, तुम सब घणे परेशान दिख रहे से हमारे को। दादी कविता जी के साथ धीमे धीमे उस तरफ आते हुए बोली। लो देख लियो था लोग, हमारी दादी खुजली दे के खुजली को कारण पूछ रही से। अरे दादी जी वो पक्की हल्दी थी ना जो आपने हमें दी थी। सुधा ने अधीरता के साथ पूछा क्योंकि खुजली करते समय वो बंदर के चेहरे की तरह लाल हो रही थी, पर खुजली तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और के बींदड़ी थी तो हल्दी, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? दादी घड़ी अनजान बनती हुई बोली। अरे गड़बड़ हो गई, सिट्टी बज गई, गड़बड़ हो गई, छुट्टी हो गई। अरे देखो ना दादी जी, जब से मरी हल्दी लगाई है खुदा खुदा के